Good afternoon, student. In today's lecture, we are going to learn about determinants of supply. In the last lecture, we have learned about the meaning of supply. Then उसके बाद हमने output के बारे में पढ़ा, stock के बारे में पढ़ा, and market supply and individual supply. Okay. Now after that, we are going to learn about determinants of supply. Apart from price, there are many factors that influences the supply. मतलब it can change the supply to certain extent. प्राइस तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सप्लाई को चेंज करता है, डिटरमाइन करता है कि सप्लाई कितनी रहेगी. ओके, बेसिकली डिटरमाइंस की सप्लाई कितनी रहेगी. उसके अलावा देर आर मेनी मोर फैक्टर्स. नाउ इन दिस चैप्टर सी वी आर लर्निंग अबाउट अ प्रोड्यूसर. ओके, तो जो भी फैक्टर्स रहेंगे ना वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, राइट. देन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की ज़रूरत होती है उसकी प्रोड्यूस गुड्स को होटल से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए. देन गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच डिटरमाइन द सप्लाई. नेचुरल कंडीशन इज़ देयर. देन एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस. ओके, तो ये हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं. अदर फैक्टर्स, तो प्रोड्यूसर हाउ हिल सी द फैक्टर्स वाइल प्रोड्यूसिंग द गुड्स. अगर ये अदर फैक्टर्स दे आर फेवरेबल, अगर वो फेवर में है प्रोड्यूसर के, ओके, देन सप्लाई विल इंक्रीज. ओके, so let us start with the first, that determinants of supply, price of a commodity. Okay, price is an important factor influencing the supply of a commodity. प्राइस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब चेंज करता है. एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सॉरी, कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा. सी, प्राइस कैन चेंज द सप्लाई. Okay, if it is reducing, the supply will also reduce in that form. Okay, then more quantities are supplied at higher price and less quantity is supplied at lower price. Okay, ज़्यादा क्वांटिटी आप ज़्यादा दाम पे सप्लाई करोगे, लेस क्वांटिटी आप कम दाम पे सप्लाई करोगे. Thus there is a direct relationship between price and quantity supplied. तो relationship कैसा है? डायरेक्ट है. ओके, नाउ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अभी ये टेक्नोलॉजी जो है ये जब भी प्रोडक्शन होता है तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. मशीन्स हो गए, प्लांट्स हो गए, मशीनरीज हो गए, दैट ऑल कम्स अंडर द टेक्नोलॉजी. ओके, व्हेन दिस टेक्नोलॉजीज आर अच्छी टेक्नोलॉजी आर गुड, मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने का क्या बेनिफिट होता है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. से फॉर एग्जांपल जो इससे पहले अगर टेक्नोलॉजी वो यूज़ करा है तो जो टन्स उसको 2 टाइम पे 2 शिफ्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता था आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में. वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक ही उसमें ही कैन प्रोड्यूस इन द 1 शिफ्ट ओनली ही कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स. तो क्या होता है जब आप 2 बार करते हो तो आपका 2 टाइम खर्चा पावर लगता है, लेकिन अगर एक ही टाइम पे आप ज़्यादा कैपेसिटी में प्रोड्यूस करते हो तो आपका खर्चा कम रहता है. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उससे आपका खर्चा भी कम होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी आता है. तो अगर टेक्नोलॉजी अच्छा है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो खर्चा है प्रोडक्शन करने का, वो कम होगा. अगर आपका खर्चा कम होगा प्रोडक्शन में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओगे? सप्लाई कर पाओगे. ओके, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन सप्लाई. आपका खर्चा कम होगा तो से फॉर एग्जाम्पल आपने 10 करोड़ दिया है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुए है. ओके, 9 करोड़ में हो गए तो 1 करोड़ बचा है, तो उसमें आप क्या करोगे? और प्रोडक्शन करोगे. और प्रोडक्शन करोगे मतलब आप ज़्यादा सप्लाई करोगे. ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन you all know, you all have learned in what else, 11th standard, that is land, labor, capital and entrepreneur are nothing but an, ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट लगते हैं. मतलब प्रोड्यूस करते वक्त आप इन सब चीज़ों को लेते हो और इसके पीछे जो खर्चा आता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अगर ये जितना आपका कम रहेगा उतना आपका सप्लाई क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. इसमें यू कैन ऑल्सो टेक रॉ मटीरियल्स. ओके, if a price increases, if a factor that is land, labor, capital increases, the cost of production also increases, as a result supply decreases. तो आपका अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो आपका सप्लाई बढ़ेगा. देन इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सी, जो गुड्स बने हैं, जो फिनिश गुड्स है, जो प्रोड्यूस्ड हुए गुड्स हैं, उनको सप्लाई करना और कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो सब तभी पॉसिबल है अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है. जितनी अच्छी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी रहेगी
उतने अच्छे से आप गुड्स पहुंचा सकते हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, इट कैन कैरी योर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डैमेज, दैट ऑल्सो इन लो कॉस्ट। देन कम्युनिकेशन पावर, ओके, अगर सफिशिएंट पावर इज देयर इज नो पावर फेलियर और शॉर्टेज, तो आप अच्छे से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि इफ़ वंस द व्हाट विल से कमोडिटीज इज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और अगर आपको उसको रोकना पड़ता है देन देर इज द चांसेस ऑफ वेस्टेज। ओके, so infrastructure in form of transport, communication, power etc influences the production process as well as supply। okay, infrastructure अगर अच्छा है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, सप्लाई भी अच्छा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं तो प्रोडक्शन प्रोसेस भी आपका डैम्पन करेगा, आपका सप्लाई भी कम करेगा। ओके, शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज डिक्रीजेज सप्लाई एंड वाइस वर्सा। अगर ये सब फैसिलिटी अच्छी तरीके से नहीं मिली है तो आपका जो सप्लाई है वो कम होगा। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी, सी जो प्रोड्यूसर है जब वो गुड्स बनाता है, ओके, और जब वो गुड्स सप्लाई करता है मार्केट में, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ उसको फॉलो करनी पड़ती है। तो जितना कम गवर्नमेंट के पॉलिसी होगी या जितना प्रोड्यूसर के फ़ायदे में होगी, फेवर में होगी, उतना ज़्यादा वो सप्लाई करेगा। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में एनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में डिस्करेज द सप्लाई। अगर फेवरेबल है तो एनकरेज, अगर फेवरेबल नहीं है देन इट विल डिस्करेज। हाउ? गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, इफ गवर्नमेंट इज चार्जिंग लेस टैक्स, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा सब्सिडी इज एन टाइप ऑफ एन कंसेशन गिवन टू द प्रोड्यूसर। एक तरीके का कंसेशन होता है, फ़ायदा होता है जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर को, कि चलो तुम प्रोड्यूस करो तो हम तुमको कंसेशन देंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस में भी गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है। ओके, गवर्नमेंट जो है एक तरीके का बेनिफिट बोलो, एक तरीके कंसेशन बोलो, देती है प्रोड्यूसर को। ओके, क्यों? क्योंकि देखो जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है कंट्री के लिए, तो गवर्नमेंट विल से ओके प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसलिए गवर्नमेंट उसको कुछ सब्सिडी देगी, कंसेशन देगी, बेनिफिट देगी। ओके, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो नेशनल इनकम ज़्यादा आएगा, नेशनल इनकम ज़्यादा आएगा तो वो कंट्री के लिए अच्छा होता है। इसलिए गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडीज़ देती, कभी कभी नहीं भी देती। अगर देगी तो वो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसका खर्चा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। सो टैक्सेशन, सब्सिडी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेट्रा में एनकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर। देन नेचुरल कैलामिटीज़, बिकॉज सी प्रोडक्शन का जो बेसिक कोर मटेरियल आता है वो एग्रीकल्चर से आता है। अगर एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड है, तो जितना अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा उतना अच्छा आपका सप्लाई रहेगा। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड ऑन नेचुरल कंडीशंस। अगर नेचुरल मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है, नेचुरल जो हमारा वेदर है टाइम टू टाइम इट्स बराबर से है, then your supply will increase. A good monsoon and favorable climatic condition will produce a good harvest. Okay, so the supply of agriculture product will increase and unfavorable climatic condition will leads to decrease. अनफेवरेबल मतलब से फॉर एग्जांपल आप विंटर में रेनफॉल एक्सपेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि विंटर में आप वैसे ही क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हो, जिसमें इफ़ अगर वाटर से विंटर में से फॉर एग्जांपल इन द नॉर्थ साइड वो बर्फ़ के देर इज़ अ हेल स्टॉर्म, अगर वो सब क्रॉप्स पे गिरता है तो क्या होता है, क्रॉप्स ख़राब हो जाता है। वाटर से अगर अचानक से बारिश भी आ जाती है तो भी आपके जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस, इफ प्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन नियर फ्यूचर द प्रोड्यूसर में विथ होल्ड द स्टॉक। अगर उसको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर प्राइस जो है कमोडिटी का बढ़ेगा, तो वो सप्लाई अभी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो सप्लाई प्रेजेंट कंडीशन के लिए वो सप्लाई नहीं करेगा। वो कब करेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब वो सप्लाई बढ़ेगा, तब तक के लिए वो क्या करेगा, प्राइस को होल्ड करके सप्लाई को होल्ड करके रखेगा। सो इफ द प्राइसेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, प्रोड्यूसर में विथ होल्ड स्टॉक, this will reduce the supply and vice versa. Okay, apart from this there are many other factors which influences the supply. It includes nature of a market. Okay, आपका market किस nature का है, perfect competition, imperfect competition, relatively prices of other goods. ओके, देन आपके अदर गुड्स के प्राइजेस कैसे, से फॉर एग्जांपल अगर वो वीट कल्टीवेट कर रहा है और राइस जो है उसका मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वीट की सप्लाई नहीं करेगा, वो क्या करेगा, राइस को प्रोड्यूस करेगा ताकि वो ज़्यादा प्राइस अर्न कर सके। ऐसे तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स अफेक्ट द सप्लाई। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, हाउ इज़ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस,
Okay, then availability of factors of production, if all factors are favorable, supply of commodity will be more and vice versa. अगर ये सारे फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, अगर फेवरेबल नहीं है तो वो कम प्रोड्यूस करेगा. ओके, डिटर्मिनेंट्स में इफ़ दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स तो आपको पूरा यहाँ तक ये सब पूरे के पूरे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, सब कुछ लिखना है. इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने अदर फैक्टर में दिखाया तो इसको सिर्फ एज इट इज़ लिखोगे, लेकिन आपके पूरे 8 पॉइंट्स कंप्लीट होना चाहिए विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. ओके, देन इट बी अर्निंग द 8 मार्क्स. लेट अस सी द लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई इज़ ऑल्सो आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स. बोर्ड एग्जाम में ये भी 8 मार्क्स के लिए पूछते हैं. डिमांड और सप्लाई दोनों ऑल्टरनेटली पूछा जाता है, कभी सप्लाई पूछा जाता है तो कभी डिमांड पूछा जाता है. द लॉ ऑफ सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वहाँ पे प्राइस बढ़ता है कम होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा. बाकी सेम, ऑल द फैक्टर्स सेम, सिर्फ इसके अजम्पशन और एक्सेप्शंस थोड़े अलग रहेंगे. ओके, सो द लॉ ऑफ सप्लाई इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियोरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड. ये भी एक थियोरी है जो कि कंज्यूमर पे ही जो कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है, यहाँ पे विल बी लर्निंग अबाउट प्रोड्यूसर. ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. ये थियोरी भी अल्फ्रेड मार्शल ने ही इंट्रोड्यूस की है, उनके बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में. इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि पहले इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है कि ये सप्लाई भी, ये लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज हाउ इट्स डिमांड. देन इसको किसने इंट्रोड्यूस किया और ये एक्सप्लेन क्या करता है, ये आपका इंट्रोडक्शन 1 मार्क के लिए हो जाएगा. ओके, दिस यू कैन राइट ऑफ योर ओन, बट यही लिखना है तो इसमें अगर ओन से भी लिखोगे तो यही सेंटेंस फ्रेम होंगे. अभी स्टेटमेंट ऑफ लॉ. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स मतलब प्राइस के अलावा जो टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा. तो उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने क्या लिया है, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज़ द क्वांटिटी सप्लाइड. जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा कमोडिटी का उतना ज़्यादा सप्लाई करेगा. लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लेस इज़ द क्वांटिटी सप्लाइड. और जितना ज़्यादा कम रहेगा उतनी कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा. इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा. राइज इन प्राइस रिजल्ट्स राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा. मतलब उसका उल्टा, राइज है प्राइस तो सप्लाई भी बढ़ेगा और फॉल है प्राइस तो सप्लाई भी फॉल करेगा. तो क्या इसका रिलेशन है, दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, कैसा डायरेक्ट रिलेशन, दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट फॉर 1 मार्क. देन सिम्बॉलिकली, ओके, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. ओके, जैसा प्राइस रहेगा उस तरीके से सप्लाई रहेगा. तो यहाँ पे एस इज सप्लाई, एक्स इज कमोडिटी, एफ इज फंक्शन एंड पी इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ओके, now we'll be learning about assumption. Assumption is asked in the board exam for 4 marks. Okay, sorry, for 3 marks, sorry, for 3 marks assumption पूछे जाते हैं. ओके, सो कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अभी अज्यूम करना है, मतलब आपको मान के चलना है कि ऐसे चेंजेस होने नहीं वाले हैं, ऐसे मानेंगे तो ही जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है एप्लीकेबल होगा. तो कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, इट इज़ अज्यूम दैट देर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऐसा होता नहीं है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 साल 2 साल 3 साल कांस्टेंट सेम रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. इवन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस मे बी इन अ ईयर और मे बी विद इन अ ईयर. ओके, सो इट इज़ अज्यूम दैट देर इज़ नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर होता है विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर. तो उसके प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा. देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट अ सेम प्राइस. तो क्या करेगा वो, नेक्स्ट टाइम से प्रोडक्शन नहीं करेगा. प्रोडक्शन नहीं करेगा मतलब सप्लाई नहीं होगी. ओके, तो ऐसा बोला गया है कि व्हाट विल से, देयर इज़ नो चेंज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं. अगर चेंज आता है, से फॉर एग्जांपल अगर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो बाद में जो उसने उसको सप्लाई करनी थी वो अपनी सप्लाई क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. देन कॉन्स्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ करे, देर इज़ नो चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी. इट इज़ अज्यूम द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज. इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू एन इंक्रीज प्रोडक्शन. अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी प्रोडक्शन के लिए. दिस इन टर्न में लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई. जिससे क्या हो जाएगा, सप्लाई आप बढ़ा सकते हो सेम प्राइस में, क्योंकि आपने एक बार मटेरियल वगैरह परचेज़ किया. आप अगर एक ही बार टेक मशीन में डालते हो
तो वो जितना ज़्यादा उतना प्रोड्यूस करे, जितने बार आप करोगे उतना खर्चा होता है। तो अगर आप एक ही टाइम पे करते हो, अच्छी मशीनरी है, ओके, अच्छी टेक्नोलॉजी है, देन एट द सेम टाइम यू कैन प्रोड्यूस मोर कैपेसिटी, मोर टन्स ऑफ गुड्स, ओके। Then no change in weather condition. It is assumed that there is no change in weather conditions. Natural calamities like flood, earthquake, etc. may decrease the supply. वो बोल रहे कि वेदर कंडीशन में ऐसा होता नहीं, बट वी आर अज्यूमिंग कि नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अगर नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। देन नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। इट इज़ अज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्सेशन पॉलिसी जो होगी, ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, वो प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रही है, कम सब्सिडी दे रही है, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई कम कर देगा प्रोड्यूसर, ओके। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इट इज़ अज्यूम दैट देर इज़ नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब उसको फैसिलिटी मिल रही है प्रॉपर, उसका कॉस्ट भी कम है। अगर ऐसा होता है तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और अगर नहीं होता है तो वो लेस प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीजेज द सप्लाई एट द सेम प्राइस, ओके। देन प्राइजेज ऑफ अदर गुड्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। The prices of other is assumed to remain the constant. If they change, the law of supply will not hold true because producer में transfer resources from other products. मैंने पहले ही आपको एग्जांपल दिया था एक, कि से फॉर एग्जांपल अगर फार्मर है और वो राइस प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, राइस प्रोड्यूस कर रहा है और राइस का मार्केट में वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ kg, ओके। अब से फॉर एग्जांपल वीट का जो है मार्केट में प्राइस बढ़ गया, मतलब अदर गुड्स जो है, ओके, अदर गुड है वीट, तो अदर गुड्स वीट का जो है मार्केट में प्राइस बढ़ गया है, तो फार्मर दे कम टू नो अबाउट द प्रोडक्शन। तो से फॉर एग्जांपल अगर वीट 150 kg में बिक रहा है और राइस जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है 100 kg में, तो वो क्या करेगा, अपनी रिसोर्सेज शिफ्ट करेगा, मतलब अब वो राइस नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वीट, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा प्राइस, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर वीट का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ही विल नॉट प्रोड्यूस दिस। तो इसी को बोलते हैं, if they change, the law of supply may not hold true because producer may transfer resources to the other products, okay. No future expectation. The law also assume that seller do not expect future change in the price of the product. मतलब वो ऐसे अज्यूम करता है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो फ्यूचर में क्या है, चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो उसका सप्लाई भी चेंज होगा, अगर नहीं होगा तो सप्लाई भी चेंज नहीं होगा, ओके। उसको बिकॉज दे इफ़ दे फील लाइक आगे चल के कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, स्टॉक करके रखेंगे उस तरीके से, ओके। अभी यहाँ पे यू हैव टू सी द स्केड्यूल, दिस इज़ फॉर 1 मार्क, ओके। अगर प्राइस 10 था तो कितना सप्लाई किया, 100, 20 पे 200, 30 पे 300, 40 पे 400 एंड 50 पे 500, ओके। It explains the direct relationship between price and quantity of a commodity supplied. When price rises 10 to 20, 30, 10, 20, 30, 40, the supply also rises from same. ये यहाँ पे बढ़ रहा है, ये भी यहाँ पे बढ़ रहा है. It means when supply price rises also rises with the when price rises supply also rises. When price falls supply also falls. There is a direct relationship between price and quantity supplied. Okay, ये आपका what will say diagram है. This is also for 1 mark. Okay, so यहाँ पे you can see the price of a commodity. Here you can see supply. Okay, जैसे जैसे से जब 10 था तो 100 हुआ, जब प्राइस बढ़ा यहाँ से बढ़ा 20 तो यहाँ से सप्लाई भी बढ़ गई, तो कितना हो गया 200. फिर यहाँ से बढ़ा तो यहाँ से सप्लाई भी बढ़ गई 300, इस तरीके से 400 एंड देन 500. तो ये से आपका कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. याद रखना है सप्लाई कर्व वैसे ऊपर जाता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड डिमांड कर्व डाउनवर्ड आता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ओके, सो जो आपने किया है दिस यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर 1 मार्क. ये और टेबल का एक्सप्लेनेशन दोनों करना है. एक्स एक्सिस में क्वांटिटी सप्लाई दिखाई है, वाई एक्सिस में प्राइस दिया है. सप्लाई कब जो आपका एस है वो स्लोप अपवर्ड करता है लेफ्ट टू राइट विच हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप. इट इंडिकेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. एक्सेप्शन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी. उसमें जो ये सप्लाई ऑफ लेबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कभी कभी सिर्फ यही पूछा जाता है अग्री एंड डिसएग्री के लिए 4 मार्क के लिए. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड वन मोर थिंग, आई हैव नॉट अपलोडेड द लेक्चर फॉर पॉइंट मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड. ईओडी में एक जो पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड रह गया था जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं.
सो आई विल बी अपलोडिंग ओके आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वो लेक्चर अपलोड करूँगी और उसके बाद मैं 5th चैप्टर से स्टार्ट करूँगी. Okay, so if you all have any doubt, you all can ask me. Thank you for today's lecture.